लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे हमने क्या किया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी लॉज हमने पढ़े थे। कितने लॉज थे वहां पे? वॉइस नहीं आ रही। वॉइस। एक मिनट। तो जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो लॉ पढ़े थे, ऐसे ही यहाँ पे भी दो लॉज हैं। ठीक है, वहां पे हमने क्या पढ़ा था? एक तो नॉर्मल लॉ लॉ था वहां पे, इंसिडेंट रे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, वहां पे रिफ्लेक्टेड था। ठीक है, जो कि इस तरीके से यहाँ पे चली जाती थी। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, सबके सब सेम प्लेन में लाई करते हैं। यहाँ पे भी वही लो है जू का तो, बस यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वे की जगह आ जाएगा रिफ्रैक्टेड वे, ये वाली थी। ठीक है, वहां पे रिफ्लेक्टेड थी, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड है। क्लियर है? ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है, सेम प्लेन में देखो, ये अगर यहाँ से ये एक प्लेन है, ठीक है, अगर इससे लगती हुई कोई रे आ रही है तो रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट होके इसी प्लेन से वापस चली जाएगी। मैं बोलूं ऐसे आ रही थी और अब ऐसे आ गई रिफ्रैक्ट होके, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लेन चेंज हो गया। समझ रहे हो? प्लेन चेंज हो गया, क्योंकि अगर इसकी बात करूं, मैं ऐसे मानूं ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो यहीं पे घूमना चाहिए। अगर वो ऐसे आ गया इधर बाहर की साइड, तो थर्ड एक्सिस हो गई। जैसे एक्स होता है, वाई एक्सिस होती है, थर्ड फिर हम उसको जेड एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा होता है तो फिर फिगर वो 3D बोली जाती है, कि वो 3 डायमेंशन में आ चुकी है। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर कोई रे ऐसे आ रही है तो रिफ्रैक्ट भी इसी प्लेन पे ही होगी, इससे ना तो पीछे ना ही आगे ना इधर कहीं नहीं भागेगी, इसी प्लेन में रहेगी। तो जो हमने वहां पे लो पढ़ा था सेम यहाँ पे भी है, तो अच्छी बात है, उसी तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। अब सेकंड वहां पे लो क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, आई और आर वहां पे एंगल इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा होगा क्या? खुद देख के बताओ, क्या ये होता है यहाँ पे? हाँ, नो सर। तो नहीं नो होता सर। है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल नहीं होते। रिफ्लेक्शन वाले केस में तो होते थे। तो यहाँ पे भी फिर कुछ ना कुछ तो इनमें रिलेशन होगा। अभी क्या आ रहा है हमारे मन में? हम क्या करते हैं, देखो, इस रे को रेयर से डेंसर में लेके आ रहे हैं। तो अगर मीडियम एक होता तो ऐसे सीधी जा रही होती, क्योंकि डेंसर में तुमने इसको बैंड कर दिया। कोई बच्चा ऐसे बैंड करेगा, कोई और ज्यादा बैंड करेगा, तो कोई थोड़ा कम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल थोड़ी पता है। तो हमें तो दिखाना है, बस ऐसे दिखाना है कि बैंड होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में तो किसी एक ही पर्टिकुलर पाथ पे जा रही होगी ना वो, बैंड हो रही होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन ऐसे थोड़ी कि सेम रे है, एक केस में तुमने उस एंगल पे डाली तो इस डायरेक्शन से निकल गई, अगले में क्या है और ज्यादा बैंड हो गई, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी होगा। खुद सोच के बताओ। नो सर। किसी एक ही एंगल बनाती हुई जा रही होगी, अगर सेम मीडियम है, एयर और गिलास, और यहाँ पे हमने इसी एंगल पे इसको इंसिडेंस कराया हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका यही है। ठीक है, अभी हमने एक लाइट भेजी, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बन रहा था नॉर्मल के साथ, तो हमने देखा रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, हमने लाइट को बंद कर दी, उसका जो पाथ था आने का, ठीक है, किसी तरीके से उसको रोक दिया। ठीक है, वहां से मानो बल्ब से आ रही थी, उसको स्विच ऑफ कर दिया। अगली बार फिर सेम एंगल पे आ रही है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि उसका जो बैंडिंग है वो चेंज हो गई होगी, पाथ उसका रिफ्रैक्टेड वे का चेंज हो गया होगा, अभी भी सेम चल रहा होगा। यानी कुछ ना कुछ तो है जो वो चीज फॉलो करती है कि कितना बैंड होना है। ठीक है, तो वहां पे तो इक्वल होता था एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसी रास्ते पे चली जाती थी रे, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही एंगल नॉर्मल से बनाती हुई वापस चली जाती थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल था, तो वो यहाँ से सेम एंगल बनाते हुए ही जाएगी, यानी कि यहाँ से ऐसे चलेगी। तो वहां पे भी एक लो था, इस तरीके से यहाँ पे भी एक लो है। देखो क्या होगा वो, यहाँ पे वो लो क्या कहता है कि भाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या हुआ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? देखो, आई जो है वो क्या है? एक एंगल है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, होगी कि नहीं? 30 डिग्री पे आया होगा, 60 पे आया होगा, 45 पे आया होगा, 50 डिग्री, कुछ ना कुछ तो होगी ना इसकी वैल्यू। तो वो जो एंगल है वो हमें देखना है साइन में। ठीक है, किसमें देखना है? साइन में। टेक्नोमेट्री याद आई कुछ? बोलो। साइन, कोसाइन, जिसे हम कोस यस बोलते सर। थे, इस साइन को यस जब सर। एंगल लिखते हैं तो स्पेलिंग SIN लिख देते हैं। तो साइन में हम एंगल देखेंगे, यानी कि जो साइन 30 डिग्री
कि वैल्यू जो होती है क्या वो सब में 30 की सेम होती है, tan 30 भी वो होता है? नहीं, साइन में कुछ और होगी, tan में कुछ और होगी। तो हमें साइन में देखते हैं, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब ये भी एंगल कुछ ना कुछ होगा, इसकी वैल्यू साइन में देखनी है, ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। किसके इक्वल आएगा जी? कांस्टेंट। समझ रहे हो? ध्यान से समझो मतलब क्या हुआ इसका। देखा जाए तो साइन आई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जैसे कि 30 डिग्री की होती है, 45 डिग्री की होती है, ठीक है। 30 की क्या होती है? साइन 30 की अगर मैं बात करूं 1/2 होती है, 45 की 1/√2। तो देखो मानो यहाँ पे ये जो एंगल है, ठीक है, कुछ एंगल बन रहा होगा तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 1/2 1/√2 कुछ भी है ना, या उसके अलावा भी, और इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, उनको डिवाइड करके कुछ आ रहा होगा, तो वो जो वैल्यू आ रही होगी उसको हमने बोला कांस्टेंट। क्लियर है? अब ये जो एंगल था, यहाँ से रे हमने इधर से भेजी, हमेशा जरूरी थोड़ी इसी एंगल को बनाते हुए इधर से भेजी, तो साइन आई के फिर कोई वैल्यू आ रही होगी इसके अकॉर्डिंग, इसकी पाथ चेंज हो गया होगा 100%, उसकी कुछ वैल्यू आ रही होगी, लेकिन वो जो वैल्यू आ रही होगी जो पहले केस में आया था यहाँ पे वैल्यू, उसी के इक्वल आ रही होगी। समझ रहे हो? मानो उस केस में आ रहा था 1.2, तो यहाँ पे भी कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, सपोज करो 1.2 की आएगी। क्लियर है? तो ये जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट आता है, हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट। शर्त एक है, मीडियम यही देखोगे एयर ग्लास, ऐसे नहीं तुम करोगे कि ये जो रे है यहाँ से जा रही है, ठीक है, एयर, और तुमने फिर क्या ले लिया, मीडियम को यो चेंज कर दिया, उसमें ये वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो? एक्सपेरिमेंट अगर तुम इस पे कर रहे हो तो 3-4 बार अलग अलग एंगल से भेजो, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, उसके हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू सब में सेम आ रही होगी, कांस्टेंट आएगी सब में, ठीक है। अब एयर ले लो और दूसरा ग्लास ले लो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसके हिसाब से बनेगा, अब कुछ और वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। सॉरी, ग्लास तो था पहले से, वाटर ले लो, चलो, है ना, या फिर मरकरी ले लो, या फिर हनी ले लो, ऑयल ले लो, तो उन केस में फिर चेंज हो जाएगी, लेकिन आ रही होगी कांस्टेंट। ये जैसे जैसे एंगल चेंज करोगे उस हिसाब से ये भी चेंज होगा, और ऐसे चेंज होगा कि वैल्यू एक कांस्टेंट बन के आए। ये बात आ रही है समझ में या नहीं, ये बताओ? ठीक है, यस सर। यस सर। समझ रहे हो? तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा लाइट कहाँ से आ रही है, किस तरीके से आ रही है, लेकिन ये जो होगा इस रे के हिसाब से, और दूसरा क्या है, इसका जो ग्लास है या वाटर है, क्या चीज है, उसके हिसाब से वाली रे बेंड होगी। बैंड सर मान के चल रहे हैं हम, तो बैंड तो होगी, कितनी होगी, वो यहाँ पे किस एंगल से आई वो डिसाइड करेगा, और किस उसमें आ रही है मीडियम में वो डिसाइड करेगा, ताकि ये जो रेशियो बन गया है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। याद रह जाएगा ये? बोलो। अब क्या होता है, तुमसे दोनों लो नहीं पूछते, एक ही लो पूछ लेते हैं, और वो कौन सा लो है जो मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे सिखाया है। इसको क्योंकि एक स्पेशल नेम दिया गया है, क्योंकि जिसने प्रूव करा था उसी के नाम के ऊपर है, तो इसको स्नेल्स लॉ ऑफ स्नेल, ठीक है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कई बार लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ना पूछ के वो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछेगा, तो क्या हो ऐसे केस में दोनों लॉज देने, नहीं एक देना है, लेकिन डायग्राम बनाना है, ठीक है। लॉ कभी भी तुमसे पूछे वहां पे तुम्हें डायग्राम बनाना है, रिफ्लेक्शन में पूछेगा दोनों ही पूछेगा वहां पे, तो वहां पे डायग्राम बना के दोनों लॉ, यहाँ पे दोनों लॉ भी पूछ सकता है, या फिर सिंपल पूछे तुम्हें स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वो सेकंड वाला है, साइन आई अपॉन साइन आर वाला, ठीक है। लिखो, लॉज लिखना शुरू करो। फर्स्ट लिखो, द इंसिडेंट रे कोमा the incident ray, refracted ray, and the normal at the point of incidence, comma, all lie, lie, all lie in the same plane, all lie in the same plane. Second point लिखो,
the ratio of साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन SINE पूरा लिखोगे, SINE, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction, to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media, is constant for a given pair of media. Full stop. Next line से लिखो. This is called Snell's law of refraction of light. This is called, बोर्ड पे लिखा हुआ है, Snell's law of refraction of light. Law of refraction of light. और उसके बाद ये बात लिख लेना, ठीक है, इसके नीचे इस जगह पे, ठीक है, ये sin I upon sin R is equals to constant. ठीक है भाई, हो गए. अब हेडिंग लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या होगा, हेडिंग क्या हो गई हमारी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. डेफिनेशन लिखो, उसके बाद समझाता हूँ. ऐसे लिखना है इसमें, द वैल्यू, बोर्ड पे देखो, द वैल्यू of the constant sin R, sin I upon sin R. ठीक है, ऐसे लिखो, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट sin I upon sin R for a ray of light, for a ray of light passing from air into a particular medium, is called the refractive index, is called the refractive index of that medium, is called the refractive index of that medium. तो उसे क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. समझ तुम्हें आया नहीं होगा अभी तक, ठीक है, तो इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो किस तरीके से होगा, समझते हैं. ये डायग्राम अभी नहीं बनाना तुम्हें, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ मैं. ये एक रे आई, ठीक है, इधर एयर है और इधर हो गया वाटर, ठीक है, तो दो मीडियम हो गए यहाँ पे, एक एयर हो गया और दूसरा क्या हो गया जी, वाटर हो चुका है. अब क्या हुआ यहाँ पे, नॉर्मल होगा, जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन ये बैंड करेगी. अब ये जो बैंड करेगी यहाँ पे एंगल बनेगा आई और एंगल बन जाएगा आर, ठीक है, एंगल आई और ये एंगल बन गया आर. अब इसकी मैंने वैल्यू रखी, साइन में देखी, साइन आई जो भी यहाँ पे रहा होगा और जो भी यहाँ पे आ रहा होगा वो दोनों साइन में रखा और एक वैल्यू आ गई, ठीक है. तो ये जो वैल्यू आती है इसे ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अभी मैं बोल रहा था ना, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो उसी वैल्यू को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो जो कांस्टेंट वैल्यू आती है. जैसे एयर और वाटर के केस में वो वैल्यू आ जाती है 1.33, ठीक है, 1.33.
ठीक हुआ ना, इतना समझ आया होगा। अब क्या होगा, अब देखो हो सकता है कि जो रे है वो ये एंगल पे ना आ रही हो, ठीक है, रे यहाँ से आ रही है ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब नॉर्मल होगा यहाँ पे, ये क्लियर है। अब ये क्या बन गया, आई बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाके ये कर जाएगी बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ ये डायरेक्शन होगी इसकी। तो यहाँ से बनने वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब मैं इसकी वैल्यू देखूंगा साइन में आई की, और वो यहाँ पे रख दूंगा, और जब साइन में आर की वैल्यू देखूंगा, ये देखूंगा का क्या मतलब है, वो चार्ट होता है ना टेबल, जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो तुम बोलोगे 1/2, तो तुम्हें कैसे पता चली, तुमने कभी देखी थी, आज तो तुम्हें याद है, लेकिन तुमने एक वो टेबल में देखी थी। ऐसे ही सिर्फ 30 की और 45 की नहीं होती है, उनके बीच में हर डिग्री की वैल्यू होती है। 31 की भी होगी, 32 डिग्री की भी होगी, साइन में 33 डिग्री की भी होगी, तो हम इतनी सारी तो याद नहीं कर सकते। तो जो मेन मेन है हमने वो याद करी हुई है, ठीक है, जो बेसिक होती हैं उनको हम बेसिक डिग्रीज बोल देते हैं, जैसे 30, 0 है ना, 45, 60, 90, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा होगा उसकी हमने वैल्यू देखी, ठीक है, साइन में, टेबल में, ऐसे साइन आर में। तो जब मैंने यहाँ पे इसको कैलकुलेट करा, भाई डिवाइड ही तो कर रहे हैं, एक नंबर आएगा, तो उसकी वैल्यू 1.33 आएगी। फिर से क्या वैल्यू आएगी, 1.33। जबकि हुआ क्या था यहाँ पे, ठीक है, हमने ये देखा था कि भाई एंगल चेंज हो गया है, एंगल चेंज होने के बावजूद भी जो वैल्यू आती है वो यही आएगी, कांस्टेंट। क्योंकि देखो जो चेंज एक एंगल में आ रहा है आई में, उसी हिसाब से चेंज एंगल आर में भी आ रहा है। ऐसा नहीं होगा कि आई यहाँ पे इस तरीके से था और जो रे है वो यहाँ से निकल गई, तो अगले केस में एंगल आई चेंज हो गया लेकिन रे अब भी उतना ही एंगल बनाते हुए जाए, नहीं। अब रिफ्रैक्टेड रे इतना ही एंगल बनाते हुए जाए जितना उसने इस वाले केस में बनाया था, ऐसा नहीं होगा, अब वो एंगल भी चेंज हो जाएगा। और जब चेंज होगा तो जो यहाँ पे रेशो आएगा साइन आई अपॉन साइन आर, वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, 1.33 ही आएगा, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें एक चीज समझने वाली बात है, इसमें क्या किया जाता है, जो ये रेशो है, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, इसमें क्या होता है, एक मीडियम हमेशा एयर लिया जाता है, और जो दूसरा मीडियम लिया जा रहा है, ठीक है, जो दूसरा मीडियम लिया जा रहा है वो तुम कुछ और ले लो। तो अगर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है वाटर का कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है वाटर का, तो यहाँ पे क्या लोगे तुम, एक मीडियम एयर लोगे, दूसरा वाटर लोगे। तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है ग्लास का, तो एक मीडियम तुम एयर लोगे, दूसरा ग्लास लोगे। तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है डायमंड का, तो एक मीडियम तुम्हारा एयर हो गया और दूसरा क्या हो गया, डायमंड। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकाला जाता है वो हमेशा एयर के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। समझ रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, एयर के। यहाँ पे मैं कोई और मीडियम लूंगा, ठीक है, तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा, मान लो 30 बन रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से ये भी बनेगा। अब एयर और वाटर लिया मैंने, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ गिलास और वाटर, तो इसके अकॉर्डिंग अब आर अब चेंज हो जाएगा क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है ना। समझ रहे हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा और हमेशा एयर के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। जैसे मैंने तुम्हें बोला था ना, एक बात समझाई थी कि भाई वेट कैसे स्टार्ट हुआ, ये 1 kg होगा, ये 2 kg होगा, 3 kg होगा, ठीक है। जब बार्टर सिस्टम चलता था पुराने टाइम में, कोई चीज तुम दे रहे थे उसके बदले में किसी ने तुम्हें कुछ और दे दिया, तुम्हारे पास वीट है, तुम उससे क्या लिया है, तुम राइस लिया है, तो वहां पे दिक्कत होती होगी 100% कि भाई कितना देना है। तो उनमें झगड़ा होता होगा, राजा के पास गए, राजा ने एक पत्थर उठाया, उसने कहा कि आज से इसको मान लेते हैं 1 kg, ठीक है, अपनी भाषा में उसने जो भी कहा, 1 किलो या कुछ और, तो उसका डबल करके रखा, ठीक है, तराजू बनवाया, दूसरी साइड रखा, बराबर आया, उसने उस पर भी पेंट से या किसी चीज से लिख दिया 1 kg। तो उसने क्या कहा है, पूरे उसमें जो उसका एम्पायर का जो रीजन था, ठीक है, साम्राज्य, उसमें बंटवा दो 1-1 किलो। फिर एक साइड दो ऐसे पत्थर रखे जिन पे 1-1 kg लिख चुका था, और दूसरी साइड उसके बराबर का लिखा, तो ये 2 kg। तो कुछ ना कुछ हमें बेस मानना पड़ता है। ऐसे नहीं हुआ कि मैंने उठा के अभी इसे बोल दूं कि ये 5 किलो है,
एक पत्थर मुझे वहां दिखाई दिया छोटा सा, उसे बोल दूं 10 किलो है, नहीं। अब एक जो हमने 1 kg रखा है उसी के हिसाब से बाकियों के भी वेट मेजर करे गए होंगे। तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम किसी एक, कुछ ना कुछ तो हमें पकड़ना पड़ेगा ना, तो हमने वो एयर माना कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एयर के रेस्पेक्ट में हम देख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, देखो अब डेफिनेशन समझो थोड़ा, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट साइन आई अपॉन साइन आर फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर। डेफिनेशन में क्या आ रहा है कि ये जो वैल्यू होगी, ठीक है, और लाइट रे कहाँ से पास हो रही है, एयर से, इनटू अ पर्टिकुलर मीडियम, और कोई दूसरा कोई पर्टिकुलर मीडियम हमने ले लिया, इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये 1.33, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, उस मीडियम का जो तुमने लिया है। यहाँ पे क्या लिया था, वाटर, तो वाटर का 1.33 होता है, ठीक है। वैसे तुम्हें दिया जाएगा, वाटर का याद रख लो फिर भी 1.33। एयर का क्या होता है, ऑलमोस्ट 1 होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1। तो एयर के कंपैरिजन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा। तो जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आता है, ठीक है, एयर के कंपैरिजन में, तो हम बोलेंगे एयर से क्या है, वो डेंसर हो गया। क्या हो गया, डेंसर। तो वाटर का भी ज्यादा आएगा, गिलास का भी ज्यादा आता है, डायमंड का भी, ठीक है। और जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ऑयल, अब ऑयल में भी चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि ऑयल भी हमारे पास बहुत टाइप के हैं। कैरोसिन ऑयल है ना, वेजिटेबल ऑयल है, पेट्रोलियम है, तो ये सब ऑयल है। अब सब में तुम देखोगे तो इनकी डेंसिटी कम ज्यादा होती है। डेंसिटी अब ऐसे समझना शुरू करो कि जब तुम उसको हाथ से देखते हो ना, कोई चीज पतली गाढ़ी, है ना, तुम पानी को पी सकते हो, तुम्हें वो नॉर्मल लगता है, लेकिन तुम अगर ऑयल को पियोगे तो तुम्हें वो लगेगा जैसे थोड़ा थिक सा है ना, भारीपन है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वाटर से। ऐसे ही हनी, शायद को तुम पानी के तरीके से इतनी इजिली नहीं उसको तुम स्वेलो कर सकते हो, पी सकते हो, क्योंकि उसकी डेंसिटी हो जाता है। ये तुमने कहीं पढ़ा हुआ नहीं है, तुम खुद से पी के देखो, उसको टेस्ट करो, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा तुम्हें लगेगा, ठीक है, कि भारी सा है वो, उसकी यानी डेंसिटी ज्यादा है, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। क्लियर है। जैसे वाटर और गिलास में तुमने खुद ही बता दिया था कि गिलास डेंसर होगा, कैसे पता चला, पार्टिकल्स पास पास है उसके, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें ये पता चलता है कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा रेयरर है। अब ये तो बहुत चीजें थी, जैसे वाटर और गिलास साफ साफ दिखाई देता है, गिलास एक सॉलिड में है, पार्टिकल्स पास होंगे ज्यादा। वाटर एक लिक्विड फॉर्म है, तो पार्टिकल्स दूर होंगे। तो ये वाटर रेयरर हो गया, गिलास डेंसर हो गया। अब मैं बात करूं लिक्विड में ही, बात करूं लिक्विड में भी, और ऑयल ले लूं, कैरोसिन ऑयल ले लिया, ठीक है, और दूसरा मैंने पेट्रोलियम ले लिया। अब बताओ जरा तुमने दोनों ही टेस्ट नहीं करे हुए, समझ रहे हो। अब तुम नहीं बता पाओगे कि कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर है। उसके लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे एयर के कंपैरिजन में, ठीक है। वहां से हमारे पास एक वैल्यू आएगी, उसमें से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी मैं बोल दूंगा ये डेंसर है, और दूसरे वाला फिर क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी बात हमने करी थी, कोई चीज फिक्स नहीं है कौन डेंसर है कौन रेयरर है। वो सिचुएशन में पता चलती है जब हम दो चीजों को एक साथ रखते हैं और हम कहते हैं इन दोनों मीडियम से रे पास होगी, तो वहां पे कौन रेयरर है और कौन डेंसर है तब जाके डिसाइड होता है, ठीक है। मैं तुमसे बोल दूं गिलास क्या है, रेयरर है कि डेंसर है, तो तुम्हारा क्वेश्चन ये आना चाहिए सर दूसरा मीडियम क्या है, ठीक है। अगर डायमंड है तो गिलास फिर रेयरर हो जाएगा, और अगर वाटर है तो गिलास फिर डेंसर हो जाएगा, या एयर है तो गिलास फिर डेंसर हो जाएगा, ये सब चीजें, ठीक है। तो उन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है। वहां पे क्या रखा हमने, एयर, और दूसरा पर्टिकुलर जो भी मीडियम का तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो ले लो, एक्सपेरिमेंट करो, एंगल एक कुछ बन रहा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसकी वैल्यू साइन में देखो, फिर यहाँ से रेंज आ रही होगी, नॉर्मल से देखो कितना एंगल बन रहा है, उसकी वैल्यू रखो, तो जो भी आएगा वही तुम्हारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का। अब इसको अगर तुम चेंज भी कर देते हो कि तुम कहोगे कि यहाँ से रे भेज देते हैं, भेज दो, उस हिसाब से ये भी चेंज हो जाएगा, तब भी जो रेशो आएगा वो वही आएगा, कॉन्स्टेंट ही आएगा, जैसे इस केस में दिखाया 1.33। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट है तो जल्दी पूछो। नो सर। नहीं है, चलो नो सर। ठीक है, ये तुम लिख चुके हो। अब इसके बाद क्या लिखोगे, इसी में ही
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसको दिखाया जाता है एन से, ठीक है, इससे दिखाते हैं एन से, ये किसके इक्वल होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। अभी तुम कहोगे तो सर कांस्टेंट लिखा हुआ था साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल, अब यहाँ पे एन क्यों लिख दिया? उस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी, जैसे वहां पे कितना आया था 1.33 आया था वोटर का, तो मैं क्या लिख दूंगा, वोटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.33, इस तरीके से, ठीक है, एन में, या फिर इस तरीके से दिखा दिया जाता है, कुछ बुक में तुम ये सिंबल देखोगे इसका, मैं यहाँ पे एन यूज करूंगा, ठीक है, और कोई सिंबल तुम अगर ये सिंबल देखते हो इसका न्यू, तो तुम ये भी कुछ बुक में तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, अभी एन मान के हम चलते हैं, तो ये यहाँ पे तुम लिख लो, इस बात को लिखो, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो वेयर साइन आई इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कहाँ पे, और एयर का, तो इन एयर, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका हमें साइन में देखना है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके लिए होगा, ये एयर के लिए, हमेशा साइन आई इंसिडेंस एयर में देखेंगे, यानी कि हमेशा ध्यान रखना है एयर से ही दूसरे मीडियम में जाएगा, किसी दूसरे मीडियम से एयर में नहीं भेजना है, ठीक है, एयर से ही दूसरे मीडियम में हम देखेंगे, और जिस मीडियम में भेज रहे हैं देखो, ठीक है, वही हमारा क्या, उसी मीडियम का हमारा क्या निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, ठीक है, अगला लिखो साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इन मीडियम, जिस भी मीडियम की हम बात कर रहे हैं उस मीडियम का, इन मीडियम, ठीक है, अब वो एल्कोहल भी हो सकता है, जैसे एल्कोहल का कितना आता है, चलो मैं तुमसे पूछता हूँ कि वाटर और एल्कोहल में कौन सा डेंसर होगा, बता सकते हो? So what? वाटर डेंसर So होगा, what? एल्कोहल होता है 1.36 होती है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी होती है 1.33, तो क्योंकि अब हम हर चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं बता सकते ना हम ऐसे ही देख के, जैसे वाटर ग्लास में हमने बता दिया, अब उसमें भी कितना है ये नहीं बता पा रहे थे, बस ये बता रहे थे कि भाई ये रेयर होता है डेंसर होता है, तो उसके लिए हमें ये निकालना ही पड़ेगा, जैसे अभी दिक्कत आ गई है ना, तुमने क्या बोल दिया कि जो एल्कोहल है वो रेयर होता है, जबकि एल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है कि एल्कोहल डेंसर में आएगा एज कंपेयर टू वाटर। इनकी वैल्यू याद नहीं करनी है, ठीक है, बस ये याद रखना है कि एयर सबसे रेयरर होता है अगर देखा जाए तो, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है देखो 2.42, तो डायमंड को तुम कह सकते हो ये मोस्ट डेंसर मीडियम है हमारे पास, 2.42 कहीं पे लिख लो ऊपर ना मार्जिन पे, ऐसे करके लिख लो, ये वाटर है, ये अल्कोहल का हो गया है, ठीक है, और ये डायमंड का हो गया है, ऐसे ही बस, ठीक है, कहीं तुमसे पूछा नहीं जाएगा कितना होता है, थोड़ा तुम्हें आइडिया हो जाएगा बस। आगे लिखो, ठीक है, एक लाइन का गैप रखो और उसमें लिखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ऐसे लिखोगे मीडियम न्यूमेरिकली 2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, with respect to medium 1 is equal to the ratio of, is equal to the ratio of speed of light in medium 1 is equal to the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2, to the speed of light in medium 2,
टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। समझते हैं क्या लिखा है और क्या इसका मतलब है। तो देखो डेफिनेशन में हमने क्या लिखा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखना चाह रहे हैं मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में। अभी तक जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखते हैं, ठीक है, डायमंड का मैंने 2.42 बोला है, तो इसका मतलब ये है कि डायमंड का हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो किसके रेस्पेक्ट में देखा है, वो एयर के रेस्पेक्ट में देखा है, तो वो फिक्स हो चुका है 2.42। समझ रहे हो, 2.42। जैसे वहां पे क्या था, रेजिस्टिविटी फिक्स हो जाता है कि लेंथ 1 मीटर होगा, एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा। अब जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है इस वायर का वो उसकी रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी सेम हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका एक बार जो निकला एयर के रेस्पेक्ट में वो सेम हो गया, वो अब हमेशा वही लिया जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं दो चीजों को अगर मैं देखना चाहूं, कंपेयर करना चाहूं, तो वो बात अलग हो गई ना। यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है, एयर के साथ, एयर का वाटर के साथ, एयर का ग्लास के साथ, एयर का डायमंड के साथ, ठीक है, एयर का एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड या कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का भी तो कंपैरिजन किया जा सकता है। तो उस केस में क्या होता है, जैसे एयर और ग्लास, ठीक है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आता है, इनका रेशियो, समझ रहे हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं क्या, कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इसका इसके कंपैरिजन में कितना आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो उसका तरीका क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे स्पीड में देखा जा रहा है, स्पीड होगी ना कुछ 5 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ठीक है, इस तरीके से। तो स्पीड जो आ रही है उसको ऊपर लिखो मीडियम 1 में, और मीडियम 2 में जो आ रही है उसको नीचे लिखो। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 2 का इन कंपैरिजन टू 1, ठीक है, इन रेस्पेक्ट टू 1। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, 2 का, किसके रेस्पेक्ट में आएगा, 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम ये ग्लास ले रहे हो और यहाँ पे तुम वाटर ले रहे हो, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब ये नहीं बोलोगे कि वही आएगा जो ग्लास का आना चाहिए, अब वो चेंज हो जाएगा क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में आएगी। बात को समझ पा रहे हो कुछ, क्यों? यस सर। यस। ठीक है, इसको मैं दोबारा फिर अच्छे से भी करा दूंगा, अगर नहीं आया होगा तो पूछ लेना। इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो स्पीड को दिखाते हैं v में, वेलोसिटी v, तो फॉर्मूला ये भी बन जाता है। कहाँ पे यूज आएगा ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया तुम्हें 2 का इन रेस्पेक्ट टू 1, और इसमें स्पीड दे दी, और स्पीड कह रहे हैं मीडियम 1 बताओ, तो ये फॉर्मूले में यहाँ रखो वैल्यू, यहाँ रखो, ये निकाल लो, कुछ भी तीनों में से 2 वैल्यू दे देंगे, तीसरी फाइंड करने को बोलेंगे। तो इस तरीके से करे जाते हैं क्वेश्चन में, काम आएगा।